नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि हिमालय की वादियों में चलने वाली दर्जनों फैक्ट्रियों के ऊपर अचानक से ताले लटकने लगे हैं। कल तक जो देश भारत को आंखें दिखा रहा था और नए नक्शे पास कर रहा था, आज वहां के बड़े बड़े नेता और मेयर्स बंद कमरों के अंदर भारत से कौन सी डील मांग रहे हैं। एक ऐसा सीक्रेट प्लान जिसके जरिए अरबों रुपए का चाइनीज माल चुपचाप नेपाल के रास्ते भारत के अंदर डंप किया जा रहा था, उसे मोदी सरकार की सिर्फ एक छोटी सी मुहर ने कैसे खाक के अंदर मिला दिया है। क्या दोस्तों, आपको पता है कि बिना एक भी गोली चलाए और बिना कोई शोर शराबा किए भारत ने एक ऐसा साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक किया है जिसने ड्रैगन की सबसे बड़ी चालाकी और नेपाल के नेताओं की राजनीतिक दादागिरी दोनों का एक साथ घमंड तोड़ दिया है। दोस्तों, पिछले 11 महीनों का डेटा अगर आप गहराई से देखेंगे तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। रिपोर्ट्स और अवेलेबल डेटा के मुताबिक नेपाल ने पिछले वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों के अंदर भारत को 15.42 बिलियन नेपाली रुपए का आयरन और स्टील एक्सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों, आज ये आंकड़ा 68.67% क्रैश होकर के मात्र 4.83 बिलियन डॉलर रुपयों पे आ चुका है। सिर्फ 11 महीने और 10 बिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान। आज नेपाल के दर्जनों स्टील कारखानों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां काम करने वाले हजारों मजदूरों की नौकरियां हाई रिस्क सिचुएशन के अंदर फंस गई हैं। दोस्तों, काठमांडू के पूर्व मेयर और वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन शाह से लेकर के नेपाल के बड़े बड़े नेता उद्योगपति अब छटपटा रहे हैं और भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस आर्थिक तबाही को रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल के पास में अपना खुद का कोई बड़ा आयरन या फिर कारखाने या खदान तो है नहीं, तो फिर अचानक से नेपाल रातों रात इतना बड़ा स्टील एक्सपोर्टर कैसे बन गया था। और दोस्तों, यही शुरू होता है वो खौफनाक प्रॉक्सी गेम जिसे चाइना नेपाल के कंधों पर बंदूक रख कर के खेल रहा था। दरअसल दोस्तों, चाइना दुनिया के अंदर स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर उसकी ट्रेड चालाकियों के कारण वेस्टर्न कंट्रीज और भारत ने चाइनीज स्टील के ऊपर भारी टैरिफ और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है। सीधे रास्ते से भारत के विशाल बाजार के अंदर घुसना चाइना के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। लिहाजा अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना ने नेपाल को अपना डंपिंग ग्राउंड और बैकडोर बना लिया है। नेपाल की कंपनियां चाइना से बेहद सस्ता और घटिया क्वालिटी का कच्चा माल मंगवाती थी। उस कच्चे लोहे के ऊपर नेपाल के अंदर सिर्फ नाम मात्र की प्रोसेसिंग की जाती थी और उस पर मेड इन नेपाल का ठप्पा लगा दिया जाता था। और भारत और नेपाल के बीच में जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत टैक्स के अंदर भारी छूट मिली हुई है, उसका फायदा उठा करके यही चाइनीज माल बिना किसी टैक्स के भारत की सीमाओं के अंदर धड़ल्ले से घुसाया जाने लग गया। दोस्तों, चंद रुपयों के मुनाफों के लिए नेपाल के उद्योगपति चाइना के मोहरे बन गए और भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब को अंदर ही अंदर खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। लेकिन आज भारत का सर्विलांस सिस्टम, सप्लाई चेन मॉनिटरिंग और इकोनॉमिक रडार बहुत शार्प है। जैसे ही भारत सरकार के इंटेलिजेंस और ट्रेड रडार पर इस बैकडोर एंट्री की भनक लगी, मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी उम्मीद ना तो काठमांडू को थी और ना ही बीजिंग को। भारत ने तुरंत नेपाल से आने वाले आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी और सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया गया BIS सर्टिफिकेशन के नाम पर, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को अब अनिवार्य कर दिया गया। भारत का मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर माल सच में नेपाल का है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरता है तो भारत का बाजार उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन अगर चाइनीज माल की प्रॉक्सी डंपिंग है तो भारत के दरवाजे हमेशा के लिए क्लोज हैं। रूल ऑफ ओरिजिन को इतना ज्यादा सख्ती से लागू कर दिया गया कि नेपाल के उन तमाम कारखानों की पोल खुल गई जो सिर्फ चाइना का माल रीपैक कर रहे थे। एक झटके के अंदर नेपाल की वो खोखली स्टील इंडस्ट्री ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ आयरन या स्टील तक सीमित नहीं था।
अगर आप जियोपॉलिटिकल डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि भारत का यह एक्शन एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का हिस्सा है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले नेपाल की चाय के साथ में भी बिल्कुल यही खेल चल रहा था। नेपाल कम गुणवत्ता वाली सस्ती चाय को दार्जिलिंग टी के नाम पर भारत के अंदर मिलावट के लिए डंप कर रहा था। तब भारत ने फूड सेफ्टी यानी कि फसाई के नियमों को इतना ज्यादा कड़ा कर दिया कि नेपाल के चाय निर्यातकों को दिन में तारे दिखने लग गए। दोस्तों, भारी नुकसान के बाद में जब काठमांडू से रिक्वेस्ट आई और क्वालिटी सुधारने का लिखित में वादा किया गया, तब जाकर के भारत ने कुछ रिबेट दी। इसी तरह दोस्तों, एनर्जी सिक्योरिटी और हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर भी भारत ने नेपाल को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट अल्टीमेटम दे रखा है। नेपाल की इकोनॉमी का सबसे बड़ा फ्यूचर हाइड्रो पावर है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो नेपाल के किसी भी ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट से 1 यूनिट बिजली भी नहीं खरीदेगा जिसके अंदर चाइनीज कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। नतीजा दोस्तों ये हुआ कि नेपाल को मजबूर होकर के अपने कई बड़े और मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनियों से छीन करके भारतीय कंपनियों को सौंपने पड़ गए, क्योंकि चाइना बिजली खरीद करके उसे हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के पार तिब्बत तो लेके जा नहीं सकता है। नेपाल के पास में अपनी बिजली बेचने का एकलौता और सबसे बड़ा वायबल मार्केट सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब दोस्तों, जरा नेपाल की उस घरेलू राजनीति को डिकोड करते हैं जिसके कारण आज ये सब कुछ हाल हुआ है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर केपी शर्मा ओली और पुष्पदहल प्रचंड जैसे नेताओं ने अपने डोमेस्टिक वोट बैंक को खुश करने के लिए जम करके एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया। माइक के ऊपर खड़े होकर के भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी की गई, नए नक्शे पास किए गए और चाइना की गोद में जाकर के बैठ जाना नेपाल के कुछ राजनेताओं का फेवरेट पॉलिटिकल टूल बन गया था। लेकिन खोखली बयानबाजी से कभी भूगोल नहीं बदलता है। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो तीनों तरफ से भारत से और एक तरफ से तिब्बत के जरिए चाइना से घिरा हुआ है। नेपाल का 90% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड भारत के कोलकाता और हल्दिया पोर्ट और भारत की सड़कों के जरिए होता है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस से लेकर के रोजमर्रा की दवाइयों तक के लिए नेपाल पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। नेपाली नेताओं ने अपनी जनता को यह भ्रम बेचा कि वो भारत के बिना चाइना के सहारे विकास का एक नया मॉडल खड़ा कर लेंगे, लेकिन आज उस भ्रम की सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत नेपाल के अंदर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। बड़े बड़े वादे किए गए कि ये एयरपोर्ट नेपाल की किस्मत बदल देगा और वहां टूरिज्म का सैलाब आ जाएगा। आज उस एयरपोर्ट का हाल ये है कि वहां से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती है। वो एयरपोर्ट एक सफेद हाथी बन चुका है और नेपाल के ऊपर चाइना के कर्ज का मीटर लगातार तेजी से घूम रहा है। 2015 के दौर में जब सप्लाई चेन रोकी गई थी, तब चाइना ने नेपाल को तेल और गैस देने के बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हिमालय के उस पार से सप्लाई मेंटेन करना लॉजिस्टिकली एक नाइटमेयर है और चाइना आज तक नेपाल की कोई भी बड़ी ऊर्जा जरूरत पूरी नहीं कर पाया। दोस्तों, जब नेपाल को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तब ड्रैगन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया। एंटी इंडिया कार्ड खेल करके नेपाल ने न सिर्फ अपनी कूटनीतिक नुकसान किया है, बल्कि अपनी पूरी इकोनॉमी को एक डार्क जोन के अंदर धकेल दिया है। भारत की वर्तमान लीडरशिप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के अंदर एक बहुत ही क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। पहले भारत अपने पड़ोसियों की कमजोर अर्थव्यवस्था को देख करके अक्सर नियमों के अंदर ढील दिया करता था ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे, लेकिन अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ साथ रेसिप्रोसिटी यानी कि पारस्परिकता का सिद्धांत भी सख्ती से लागू है। भारत नेपाल के आम नागरिकों की हमेशा मदद करना चाहता है। वहां के लाखों नागरिकों को भारत के अंदर काम करने की पूरी आजादी है और दोस्तों वो अपनी इकोनॉमी को रेमिटेंस भी भेजते हैं। उनके लिए खुली सीमा और रोजगार के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। लेकिन भारत व्यापार के नाम पर अपनी ही इकोनॉमी, अपने नेशनल इंटरेस्ट और टाटा या JSW जैसी अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को नुकसान नहीं पहुंचने देगा।
जब नेपाल के मंत्री और नेता लीस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी कि एलडीसी का कार्ड खेल करके भारत से टैक्स के अंदर रिबेट मांगते हैं, तो आज भारत का सीधा काउंटर सवाल होता है कि यह छूट नेपाल के असली किसानों और मजदूरों के लिए मांगी जा रही है या चाइना के होस्टाइल प्रॉक्सी नेटवर्क को फायदा पहुंचाने के लिए। आज काठमांडू पोस्ट से लेकर के नेपाल के तमाम बड़े मीडिया आउटलेट्स के अंदर इसी बात की गूंज है कि कैसे भारत की नई ट्रेड पॉलिसी ने नेपाल की कमर तोड़ दी है। नेपाली कंपनियों का तर्क है कि भारत का सेफगार्ड ड्यूटी लगाना अनैतिक है। उनका कहना है कि नेपाल हर साल भारत को 1,45,000 टन से ज्यादा आयरन और स्टील भेजता है और इस टैक्स की वजह से उनकी इंडस्ट्री क्रैश हो रही है। दोस्तों, नेपाल के निर्यातक नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह और अपनी सरकार पर भयंकर दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द दिल्ली जाकर के नेगोशिएट करें, लेकिन अंदर खाने इन उद्योगपतियों को ये खौफ जरूर सता रहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर उन्होंने चाइना के साथ में मिलकर के प्रॉक्सी डंपिंग का ये गेम तुरंत बंद नहीं किया तो भारत आने वाले टाइम के अंदर कुछ और भी कठोर आयात प्रतिबंध लगा सकता है। ये डर ही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को नेपाल से आने वाले उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए या उनके ऊपर ड्यूटी है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए जो चाइना से जुड़े होते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।